फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्ञान और आप देख रहे हैं ज्ञान राजवंशी शो। और आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ सीनियर वेटनरी डॉक्टर जो कि एक डीन भी हैं और जो उनके एक्सपीरियंस हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और कुछ जो चीजें शायद आप लोग नहीं जानते हैं और जो यूथ हैं, जो युवा हैं, वो समझने की कोशिश करें कि क्या चीज हमें इंस्पायर कर सकती है और एक वेटनरियन कितने रोल निभाता है, वो कहाँ कहाँ पर काम करते हैं जो कि हमें पता भी नहीं होता। तो मिलिए डॉक्टर धर्म सिंह जी मीना से। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार ज्ञान जी, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछूंगा आपसे कि शुक्रिया, आपने हमको टाइम दिया, ये हमारा सौभाग्य है। और धन्यवाद ज्ञान जी। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि सर कि मैं ये चीज बोलना चाह रहा था, एज ए वेटनरी आपने शुरुआत करी, तो जो कॉलेज लाइफ है वो किस तरह की बीती आपकी और क्या रोल रहा उसमें आपकी लाइफ में? मैं आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरी जो कॉलेज लाइफ है वो, ज्ञान जी आप भी उसके साक्षी हैं। आप जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट था तब आप भी, क्योंकि मेरी शिक्षा कॉलेज शिक्षा है वो बीकानेर से हुई है और आप बीकानेर के रहने वाले हैं, आप लोग भी बहुत नज़दीक से आपने देखा है। मेरी जो सामान्य छात्र की जो लाइफ होती है उसी के साथ साथ मैंने वहाँ बहुत स्ट्रगल भी किया, उसके बारे में बताएंगे। फिर स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ा, छात्र राजनीति में भी बहुत अच्छी भागीदारी की, सक्सेसफुल भी रहे। और इस जगह मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, आपको टोकना चाहूंगा, मुझे माफ कीजिएगा। आपने जब स्टूडेंट यूनियन का, मैं खुद साक्षी हूँ, जब आपने स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ा तब जो काम यूनिवर्सिटी में जो नहीं हुए थे वो काम आपने करवाए और इतनी मेहनत आपने की जितने पहले जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने नहीं की। इसका मैं खुद साक्षी हूँ और ये सभी लोग आपकी तारीफ करते थे। अब आप बोल सकते हैं, लेकिन जिस चीज का मैं साक्षी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ आपको। देखो ज्ञान जी, ऐसा है, छात्र जीवन में जब छात्र राजनीति में जब व्यक्ति काम करता है तो उस समय एक छात्र की सोच होती है, उस सोच में, और आज जब हम आज एक टीचर के नाते, एक प्रोफेसर के नाते जब काम करते हैं तो उसमें बहुत फर्क है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे जब अवसर मिला, मुझे मौका मिला, मैं 2000 में केंद्रीय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का। बिल्कुल। और कृषि विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था जिसमें कृषि के महाविद्यालय, होम साइंस के महाविद्यालय, वेटनरी के कॉलेजेज और दूसरे जो कॉलेजेज थे वो कई सारे कॉलेजेज उसमें आते थे। इवन जोबनेर तक का जो विश्वविद्यालय जो था उसका मुख्यालय बीकानेर था, लेकिन उसमें जोबनेर तक के कृषि के महाविद्यालय थे, वो भी आते थे यहाँ तक के। तो एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय होने के नाते और डिफरेंट फैकल्टी थी, वेटनरी फैकल्टी अलग थी, होम साइंस की फैकल्टी अलग थी, एग्रीकल्चर की फैकल्टी अलग थी। तो छात्रों के साथ इंटरेक्शन करना, स्पेशली छात्राओं के साथ, होम साइंस की जो गर्ल्स थी उनके साथ इंटरेक्शन करना, उस समय उनसे वोट लेना, अपने आप को स्थापित करना। और जिस संगठन से मैं था, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र जीवन में जुड़ा और विद्यार्थी परिषद का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, यहाँ उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे 98-99 में केंद्रीय छात्र संघ का विश्वविद्यालय के चुनाव लड़ने का अवसर दिया। बहुत अच्छे वोटों से जीते थे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के जो छात्र हैं स्पेशली उनको मेरा ये कहना है कि छात्र राजनीति हमारी जो है, हमारे जो देश निर्माण जो है उसकी पहली कड़ी है, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की नींव अगर कहीं से पड़ी है तो वो छात्र नीति से, छात्र राजनीति से। जो छात्र राजनीति में आते हैं अगर वो अच्छे वहाँ से अच्छी चीजें सीखेंगे, राजनीति के अच्छे गुण सीखेंगे और वो उन्होंने अपने मूल्य स्थापित किए, राजनीति के अच्छे मूल्य वहाँ से अगर उनको मिल गए तो वो आने वाले समय के भविष्य के देश के निर्माता होते हैं। वो रीति नीति बनाते हैं, वो लोकसभा और विधानसभा में जाते हैं या पंचायती राज में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में छात्र जीवन में जब मैं था, मैंने कोशिश की कि सारे विद्यार्थियों का,
चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो। मैंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। मैंने सबसे कोशिश की उस समय कि मैंने सभी सर्व समाज के विद्यार्थियों को हौसला बढ़ाया उनका। मुझसे पहले जब मैं वहाँ छात्र संघ का चुनाव लड़ा, उससे पहले बहुत सारी स्थितियाँ ठीक नहीं थी, छात्रों में आपस में वैमनस्य पैदा होता वो था। मैंने भी देखा। तो उसको किस तरीके से पाटा, वो आप लोग साक्षी हो उस समय के, कि मैंने छात्रों को किस तरीके से वहाँ उनको हौसला अफजाई की, उनको रोका वोटिंग। क्योंकि राजनीति में और लोकतंत्र में वोट की हेड काउंट होते हैं। आप चाहे कितने अच्छे व्यक्ति हो, आपके साथ अगर लोग नहीं है, चाहे छात्र राजनीति में, तो जब तक आपके साथ छात्र नहीं है या आपके पास वोटर नहीं है, तब तक आप विनिंग नहीं हो, और विनिंग नहीं हो जब तक जीतोगे नहीं, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो। इसलिए उस समय प्रयास जो किए हम सब ने मिल करके, प्रयास एक मैं ये यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि व्यक्ति विशेष के कोई प्रयास अकेले के नहीं हो सकते, और विशेष तौर से राजनीति में कभी भी एक व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन लीडरशिप करना, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए उस व्यक्ति, लीड करने की क्वालिटी। और लीड करने की क्वालिटी आती है उससे आपके पास कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितने बोल्ड हो, आपके लोग जो है आप पे कितना फेथ करते हैं, आप पे कितना विश्वास करते हैं। अगर आपके पीछे वाले लोगों को, आपके नीचे वाले लोगों को, आपके साथ वाले लोगों को आप पर फेथ है, तो आप पे विश्वास करेंगे। आप पे विश्वास करेंगे तो पता चलेगा कि आपके फॉलोवर्स हैं, और आपके फॉलोवर्स हैं तो आप लीडर हो। और इसको मैंने प्रूव किया स्टूडेंट यूनियन के छात्र संघ का चुनाव लड़ करके। इस जगह मैं क्लैप करूंगा। जी जी जी, बिल्कुल मैं क्लैप करूंगा। अब आप थैंक यू। आपने देखा है उस समय, देखा कि मैंने न सिर्फ मेरे महाविद्यालय बहुत के, अच्छे से, बहुत अच्छे विश्वविद्यालय के, इसके अलावा वहाँ का जो डूंगर कॉलेज है, जो मान्यता, बड़ा अच्छा डूंगर कॉलेज, जो बहुत लोग उसको जानते हैं, बड़े बड़े लीडर वहाँ से निकले। इवन पाकिस्तान के मैंने सुना है कि वहाँ से पढ़े हुए लोग दूसरे देश में, हमारे देश की राजनीति में चरम सीमा तक भी पहुंचे, उच्च सीमा तक पहुंचे हैं, ऐसे लोग वहाँ से निकले हैं। तो वहाँ का चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, वहाँ का चाहे डूंगर कॉलेज हो, चाहे वहाँ का महारानी कॉलेज हो, चाहे वहाँ के दूसरे कॉलेजेज हो, उन सब छात्रों को भी हमारा जो विश्वविद्यालय था या हमारा चुनाव था उसमें विशेष रुचि होती थी। वो किसी विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव पर उनका विशेष फोकस होता था। सब लोग आते थे, सब लोग पार्टिसिपेट करते थे, सबका हमारे प्रति अच्छा, सबका कोऑपरेशन था, सब पूरे उसमें जाते थे। इवन आपको तो ये भी ध्यान है ज्ञान जी कि हम लोग घर घर जाकर के, छात्र राजनीति में घर घर जाकर के उनके छात्रों के पेरेंट्स से मिलना, उनको साथ रखना, उनको साथ लेकर के बाहर के जो आस पड़ोस के जो गांव थे, वहाँ के विद्यार्थी थे, उन तक जाना। इवन दूसरी जगह जो हेडक्वार्टर्स थे, जैसे जोबनेर जाना, जयपुर आना, वहाँ छात्रों को, छात्राओं को साथ लेकर के जाना। तो ये कॉन्फिडेंस पैदा करना, ये विश्वास पैदा करना, ये एक नेता की, मैं कह सकता हूँ कि लीडर की क्वालिटी होती है। और वो लीडरशिप जब विश्वविद्यालय से या कॉलेज से शुरू हो जाती है तो वो लोग बहुत आगे तक जाते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी अच्छे लीडर्स हैं, या जैसे हम राजस्थान में देखने तो भी अधिकतर जो लीडरशिप डेवलप हुई है वो किसी न किसी विश्वविद्यालय से ही निकले हैं। चाहे आज के हमारे मुख्यमंत्री हैं, चाहे आज हमारे दूसरे केंद्र में मंत्री हैं, चाहे केंद्र में दूसरे लोग भी थे, या आज यहाँ भी हैं, चाहे आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में यहाँ जितने भी लीडर्स हैं, उनमें से अधिकतर कहीं न कहीं छात्र जीवन में, राजनीति में रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा डायरेक्ट, हालांकि मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा विद्यार्थियों को भी, जो भी लोग यहाँ सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कहीं राजनीति में, मेरा बड़ा एक दूसरा एम था। मैंने जैसे ग्रेजुएशन किया, मुझे लगता है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहिए, और उसकी मैंने कोशिश भी की। लेकिन डेस्टिनी, मैं ये मानता हूँ कि डेस्टिनी ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है, वो किसी न किसी तरीके से। मैं यही आपको बोलना चाह रहा था, जैसे कि मुझे ये लगता है कि जैसा आपने बोला कि इलेक्शन के बाद में, विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में, तो इसका मतलब आपकी भी कुछ इस तरह की कोई प्रिपरेशन है या नहीं है, या आप भी राजनीति में, क्योंकि जितना आप पहले ऑलरेडी करके आए हैं एक युवा नेता के रूप में, और अभी जो करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए, तो नहीं, इसमें तो मुझे लगता है कि जो भी विद्यार्थी जीवन में या छात्र राजनीति से जो भी लोग निकले होंगे, अधिकतर लोगों का एम्बिशन ये तो रहा ही होगा कि भाई जो छात्र राजनीति में आता है उसको लगता है कि आगे उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार है, या उसको लॉन्चिंग पैड वहाँ से मिलता है। तो ज्यादातर लोग तो आगे राजनीति करने के लिए ही वहाँ से राजनीति शुरू करते हैं, और उनमें से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कोशिश की भी है। मैं बहुत पहले से, जैसे ही वहाँ से छात्र राजनीति से निकला,
मैं 2000 में पास आउट होकर के जब विश्वविद्यालय से आया पीजी करके, और आते ही मुझे माननीय भैरव सिंह जी ने बहुत अच्छा लॉन्चिंग दिया मुझे। 2003 में मेरे विधानसभा टोडा भीम से लड़ने का मेरे पास ऑफर भी था। उन्होंने काफी कुछ आगे बढ़ाया, मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा। ये थोड़ा सा मैं एक प्रश्न होना चाहूंगा इस जगह पे, मैं सबसे माफी चाहता हूँ, बट मैं इस जगह प्रश्न होना चाहूंगा। एक बार मैं भैरव सिंह जी का आशीर्वाद मुझ पे भी था, तो एक बार मैं भैरव सिंह जी के यहाँ गया, उनके पीए थे महावीर जी शर्मा, शायद सर आपको ध्यान है, और वो बार बार बोल रहे थे कि डॉक्टर धर्म सिंह जी को बुलाओ, डॉक्टर धर्म सिंह जी को बुलाओ। तो मैंने ये जो एक उनके लिए, क्योंकि वो एक अपने आप में एक व्यक्तित्व है और अपने आप में एक शख्सियत है डॉक्टर भैरव सिंह जी शेखावत, और जब वो डॉक्टर साहब का नाम ले रहे थे तो मेरी नजर के अंदर ये चीज आई कि हमारे सर बिल्कुल कुछ ना कुछ तो है, तो बिल्कुल नहीं उनका मैं आदरणीय भैरव सिंह जी स्वर्ग में अभी, पर मैं भी आज कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं उनको याद नहीं करता हूँ। वो मेरे आदर्श थे राजनीति के, मैंने उनसे बहुत गुर सीखे। मुझे आपको बहुत प्यार करते थे, वो पता है आपको? मुझे ये कहा, आपको बहुत प्यार करते थे, पता है? लोगों ने मुझे ये कहा, किसी ने, जब मैंने छात्र राजनीति शुरू की तो मेरे, चूंकि बीकानेर में मैं अधिकतर समय उस समय बीकानेर में रहा, तो वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उनका भी उनके प्रति बहुत श्रद्धा थी, बहुत लोग उनके क्लोज थे। तो लोगों ने मुझे कहा कि भैरव सिंह जी शेखावत से जिसने एक बार राजनीति में आशीर्वाद ले लिया, उन्होंने जिसको आशीर्वाद दे दिया या जिसकी पीठ थपथपा दी, वो राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। तो इसका मतलब तो अगले लोकसभा के अंदर मतलब हम तो आपको फिर तो मैंने ये ठान लिया था कि मुझे भैरव सिंह जी से आशीर्वाद लेना है। तो जैसे ही मैं छात्र संघ का चुनाव जीत करके आया, मैंने उनके यहाँ लगातार फ्रिक्वेंटली जाना शुरू किया, उनसे निवेदन किया कि आप मेरे छात्र संघ के उद्घाटन कार्यक्रम में आप पधारें। तो चूंकि वो इतने बड़े नेता थे और राजस्थान में उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, केंद्र में सरकार थी, तो उन्होंने मेरे को बहुत बार, तो एक दो बार तो कोशिश की कि भाई आप किसी केंद्र के नेता को बुलाओ, जिसमें मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे जी, उनसे भी मेरा परिचय भैरव सिंह जी ने कराया। तब तक वो यहाँ राजस्थान में अध्यक्ष भी नहीं थी, तो उनसे उन्होंने फोन किया कि आपको यहाँ बीकानेर में प्रोग्राम है, उसमें फोन किया। तो हम लोग, मैडम डीओपी की मिनिस्टर हुआ करती थी उस समय केंद्र में, तो उनसे उन्होंने मेरा परिचय कराया, हम लोग वहाँ गए, मैडम से मिले। उसके बाद उन्होंने केंद्र में कृषि मंत्री हुआ करते थे उस समय, पूर्व कृषि मंत्री थे सोमपाल जी शास्त्री, जो बहुत बड़े कृषि के ज्ञाता थे, बड़े वो थे। उनसे उन्होंने फोन किया कि आपका, चूंकि आपका विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर का और पशुपालन का है, तो इसलिए आप उनको बुलाओ आपके कार्यक्रम में। तो उन्होंने उनको फोन किया, सोमपाल जी शास्त्री को। तो माननीय सोमपाल जी शास्त्री से हम मिले, उनको बुलाया। इसके अलावा उन्होंने, जो आज हमारे जो केंद्र में मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके पिताजी, इनके फादर आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के फादर जो हैं देवेंद्र प्रधान जी, वो भी कृषि मंत्री रहे हैं पूर्व। अच्छा। उनसे भी माननीय भैरव सिंह जी ने उनको फोन किया। मतलब उन्होंने जितने भी राजस्थान से रिलेटेड या पशुपालन और कृषि से रिलेटेड जितने अच्छी लीडरशिप थी, जो अच्छे लोग थे, उनसे सबसे मेरा परिचय कराया। मेनका गांधी जी को उन्होंने इवन फोन किया, और हम सब लोग, जिनके हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री थे सुभाष मेहरिया जी उस समय, उनको उन्होंने फोन किया। और मैंने बारी बारी से, जब तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी नहीं, और चूंकि मेरा संगठन था वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था, तो हमारा ज्यादा नाता केंद्र के नेताओं से समय होता था। तो वो हर बार, मैं जब तक वहां रहा तब तक मैंने, हमारे जो विश्वविद्यालय था वहाँ का वेटनरी कॉलेज था, उसमें मेन कार्यक्रम होते थे, लेकिन विश्वविद्यालय कृषि का था। तो कृषि विश्वविद्यालय में मैंने तब तक दर्जनों जो नेता थे, जिनमें से मैं यहाँ याद करना चाहूँगा, मेरे बहुत ही करीबी रहे और मैं बहुत मिस करता हूँ आज उनको, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उनसे भी परिचय कराया, उनको भी मैं बीकानेर लेके आया। इसके अलावा सोमपाल शास्त्री जी, देवेंद्र प्रधान जी, सुभाष मेहरिया जी, मेनका गांधी, मैडम वसुंधरा जी, जितने ये लीडर, इसके बाद हमारे जो यहाँ के लोकल लीडर थे, जिनमें आदरणीय किरोड़ी लाल मीणा जी, उस समय डूंगरगढ़ के विधायक कृष्णा राम नाई जी, कृष्णा राम जी वो थे, और जो वहाँ के बीकानेर के लोकल लीडर्स थे, वो इतने ज्यादा, मतलब उस समय इतना अच्छा माहौल रहा उस मेरे जो कार्यकाल था उस दौरान, कि पूरे 5 साल जब तक सरकार नहीं थी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वहाँ सब लोगों का आना जाना रहा, वहाँ संगठन की एक्टिविटी चलती रही, वहाँ संघ के लोग भी कार्यक्रमों में आते थे, और वहाँ जो विचारधारा के लोग थे वो खूब कार्यक्रमों में आते, बहुत सारे कार्यक्रम होते,
और लोगों को, पार्टी के नेताओं से उस समय मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। उनको लेने जाना, उनसे दिल्ली में मिलने जाना, उनको वहाँ प्रवास पर लेके आना, उनके साथ प्रवास करना। फिर आपको ध्यान होगा कि आपके यहाँ का जो बाई इलेक्शन था, उसमें मैं और आदरणीय सतीश पूनिया जी, हम लोगों को चुनाव का प्रभारी बनाया। हमने साथ साथ करके और वहाँ कई चुनावों में काम किया था। नौका के चुनाव में काम किया हमने, और भी बीकानेर के आसपास के जब भी होते थे। उसके बाद वहाँ जब अभी जब जिला परिषद, उसके जो आपके नगर निगम के चुनाव हुए थे, नगर निगम बना था जब, उस समय भी मैं और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी थे, उनको वहाँ प्रभारी लगाया। उनके साथ भी मैंने कंधे से कंधे मिला करके वहाँ पहली बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाया, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मेरे जीवन में जो छात्र राजनीति से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत मतलब बहुत परिवर्तन आए मेरे में, और बहुत मुझे लगता है कि इसलिए डेस्टिनी, मैंने कहीं और जाने की सोचा था, लेकिन मुझे वो ट्रैक मिला, मुझे वो रास्ता दिखाया, और उस पर जिस विचारधारा से मैं हूँ, जहाँ मेरा वचनबद्धता है या मैं जहाँ से जुड़ा हूँ, वहाँ मुझे बहुत कुछ मिला। और आज तक भी मेरे रिलेशंस, जो पुराने लोग हैं जो आज हैं यहाँ, उनसे बहुत अच्छे हैं। वो मेरे को गाइड करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेता रहता हूँ। और छात्र जीवन के दौरान भी मैं आज के विद्यार्थियों को, स्पेशली जो स्टूडेंट यूनियन में जो छात्र नेता हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास बहुत लिमिटेड समय होता है, और सिर्फ आप नाम के लिए नेता नहीं रहे, आपको उस समय प्रोडक्टिव वर्क करने चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे समय पे जो प्रोडक्टिव वर्क्स थे जिनको मैं मानता हूँ, उसमें जैसे आरएस की एग्जाम होती है, उसमें आरएस की एग्जाम में होम साइंस का सब्जेक्ट नहीं था जी, होम साइंस का सब्जेक्ट नहीं था, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होता था, वो सब्जेक्ट नहीं थे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो उनमें उस समय आरएस के एग्जाम में नहीं थे। तो होम साइंस को ये माना जाता था कि होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें खाना पीना बनाना सीखना है, और ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद लड़कियां जाती थी। जब आप प्रेसिडेंट बने थे तब आपने ये चीज फेस करी थी। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर मैंने उसको उठाया, उसको आरपीएससी में मिला, मैं यहाँ के मिनिस्टर से मिला, उनसे मिला, और उनको वो दोनों सब्जेक्ट थे, उनको आरपीएससी में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आरएस का एग्जाम होता है उसमें सम्मिलित कराया। तो मैं मुझे बहुत खुशी हुई कि क्योंकि बहुत सारी जो छात्राएं जो होम साइंस से ग्रेजुएशन करके आती थी, वो आरएस के एग्जाम में बैठती हैं। कई आरएस बनी हुई है उस सब्जेक्ट लेकर के, वो आज भी मुझे जानती है। मैं जब मिलता हूँ तब बड़ी खुशी होती है कि उनका सब्जेक्ट अगर नहीं होता तो वो उस मुकाम पे नहीं पहुंचती। तो ऐसे जो प्रोडक्टिव वर्क है। दूसरा, कृषि में सरकारी जॉब ज्यादा नहीं थे। जो बच्चे, जो स्टूडेंट कृषि से स्नातक होते थे, एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन की डिग्री लेते थे, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम, जैसे हमारे जो यहाँ कृषि है और जो कृषि विश्वविद्यालय है उसका मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, तो ऐसा क्या नवाचार किया जाए या ऐसी क्या काम किया जाए जो किसान के लिए भी लाभदायक हो, ये जो विद्यार्थी हैं जो ग्रेजुएशन करके निकले हैं इनको भी लाभदायक हो। तो मैंने उस समय के तत्कालीन कमिश्नर हुआ करते थे वहाँ बीकानेर में, इसका जो उपनिवेशन विभाग का कमिश्नरेट है, सुबोध जी अग्रवाल नहीं, उस समय मुकेश शर्मा जी थे। अच्छा। तो वो सीनियर आईएएस होते थे। तो मैंने उनको एक प्रपोजल रखा कि आपका जो सिंचित क्षेत्र है उसमें हमारे जो कृषि के ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं उनको 1 मुरब्बा जमीन अलॉट करो फ्री में। 1 मुरब्बा मतलब 12 बीघे जमीन होती है, 12 बीघे जमीन सिंचित क्षेत्र में दो, जिसमें कृषि से निकले हुए पास किए हुए विद्यार्थी खेती करेंगे। और वो खेती करेंगे तो उन्नत खेती कर सकते हैं, वैज्ञानिक विधि से खेती कर सकते हैं, और उस खेती को किसान देखेंगे। अगर वो उन्नत खेती कर पाते हैं, वो किसान से अच्छी खेती कर पाते हैं, वो नवाचारों को वहां उतार पाते हैं जमीन पे, तो लोग उससे, किसान उनसे इंस्पायर्ड होंगे और वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, अपना कैसे कर सकते हैं। तो उसको उन्होंने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। और उसमें उस समय, अभी आज की समय मुझे ध्यान नहीं है क्या स्थिति है, लेकिन मुझे लगभग 5 साल तक का ध्यान था कि वहाँ लगभग 150-200 विद्यार्थियों ने वो मुरब्बे लिए। उन्होंने फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के बाद स्क्रूटनिंग हुई, और उनमें ये तय हुआ कि जब तक वो जिसको जॉब नहीं मिलेगा, या जब जॉब मिल जाएगा तब उसको वापस सरकार को हैंड ओवर कर देगा। तो ऐसे 150-200 विद्यार्थियों को मैंने उस समय 12 बीघे जमीन, जो अनूपगढ़ वाला एरिया है, बीकानेर वाला एरिया, जहाँ भी थे, उनको ये भी रिक्वेस्ट किया कि आप अलग अलग जगह दो, इसलिए अलग अलग जगह के किसान देखेंगे। तो अभी भी मैं ये कहना चाहूंगा आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, सरकार के जो भी नुमाइंदे अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो ये बात पहुंचे, तो ऐसे जो एक्सपेरिमेंट हैं वो नए नए इनोवेशंस करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। आज भी जो विद्यार्थी कृषि से पहले स्नातक करते थे, आज स्नातक के बाद पीजी या पीएचडी करके जो बेरोजगार हैं,
उनको अपने अपने एरिया में कुछ सरकार को कोई ऐसी योजना निकालनी चाहिए जिनमें वो वहां जाकर के एग्रीकल्चर करें। चाहे आप जमीन उनको इस समय महंगी है, उपलब्ध नहीं है, तो आप उनको लीज पे दें या जैसे 10 साल के लिए दें, 15 साल के दें, और उसमें वो नए नए इनोवेशन करें। आप ऑर्गेनिक खेती करें वहां जाकर, या पशुपालन करें। तो उनको पूरी तरह से सरकार को उनको पूरी हेल्प करनी चाहिए, जिससे वहां के आसपास के 10, 20, 50 किलोमीटर के किसानों के लिए वो मॉडल बने, वो लोग वहां आकर के देखें। तब जाकर के हमारे विद्यार्थियों का या हमारे जो नए युवा हैं, यूथ है, हाँ। उनको कुछ मिल सकता है, उनका रुझान बढ़ सकता है उस तरफ, उनको अच्छा मिल सकता है, वो लोगों को बता सकते हैं। तो नहीं ये तो सर इसमें यूथ के लिए आप जो है जिस चीज के लिए आप बोल रहे हो उनको मिल सकता है, तो अब यूथ को अपनी शॉर्ट में क्या उनको एक मैसेज देंगे कि उनको क्या करना चाहिए? यूथ को मेरा ये मैसेज है यूथ के लिए। पहले मेरा सरकार को मैं क्या है बहुत ही गंभीरता के साथ सरकार को भी ये कहना चाहूंगा। दूसरा मेरा अपना प्रयास भी है, इसलिए मैं आज भी राजनीति में अपने आप को स्थापित करने में अभी जूझ रहा हूँ, यूँ कहना उचित रहेगा। मैं अपने आप को स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक अच्छे लोग जो प्लानिंग पॉलिसी जानते हों, जो ग्राउंड लेवल की चीजों को जानते हों और ग्राउंड लेवल से लेकर के ऊपर तक की चीजों को जानते हैं, वो लोग जब तक प्लानिंग पॉलिसीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एक्टिवली, तब तक ज्यादा जल्दी हमारा देश फास्ट ग्रो नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जल्दी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ऊपर बैठे हुए हैं, जो प्लानिंग पॉलिसीज बनाते हैं, वो कंप्यूटर से कॉपी पेस्ट करके और इस देश को ज्यादा प्रगति नहीं दे सकते लॉन्ग टर्म की। इसलिए हमें आवश्यकता इस बात की है कि आज राजनीति में वो लोग हों जो नीचे खेतीबाड़ी से लेके पशुपालन से लेके और सारी चीजों को जानते हो, जिन्होंने अपने हाथों से खुद किया हो, और जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, जो मेरा कहने का मतलब सारी भाषाएं जानते हैं, चाहे उनको यूएनओ में चाहे इंटरनेशनल किसी प्लेटफॉर्म पर उनको आप प्रेजेंट करें तो वो वहां तक भी जा सकते हैं और ग्राउंड लेवल की चीजों को भी वो जानते हो कि खेती में किस चीज की आवश्यकता है, पानी की कब आवश्यकता होती है, कौन से मौसम में बीज की कब है, किसकी क्या है, किसकी कॉस्टिंग क्या आती है। तो जब तक उसको आप कॉस्टिंग के साथ रिलेटेड नहीं करोगे, जब तक, क्योंकि आज स्थिति ये हो रही है कि किसान को खेती जो है वो फायदे का सौदा नहीं है। फायदे का सौदा नहीं है कि सरकार ये नहीं समझती कि किसान की खेती में जो चीजें यूज आती हैं, जैसे आपका फर्टिलाइजर है या पेस्टिसाइड है या आपका उसकी नराई गुदाई है या उसको ओराई जुताई है या ट्रैक्टर है, प्लोइंग है, ये सारी जो चीजें हैं इनमें इन्फ्लेशन आता है। डीजल के भाव, पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं, फर्टिलाइजर की रेट हर साल बढ़ती है, पेस्टिसाइड की रेट हर साल बढ़ती है, मजदूर की रेट हर साल बढ़ती है, कटाई बुनाई में सब में हर साल इंक्रीज आता है, लेकिन उस रेशो में उस फसल का दाम नहीं बढ़ता है। इसलिए किसान हमेशा से गरीब ही रहता है और गरीब ही रहा है, क्योंकि उससे कभी उनको उसका रिलेशन किसी ने स्थापित नहीं किया। तो आवश्यकता इस बात की है, क्योंकि हमारे नेता हैं, उनको वो अपनी प्रोग्रेस में कहूंगा कि उन्होंने कभी इतना सोचा ही नहीं, पता नहीं उनको समय नहीं मिलता या क्यों नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे भैरव सिंह जी थे, बहुत एक्सरसाइज करते थे, सोमपाल जी थे, हमारे मान लो डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत चीजें करते हैं, हमारे कृषि मंत्री जी थे, वो तो लोग कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो मेजर पोर्शन है, जो राजनीति में जो लोग काम कर रहे हैं अभी, उनको ज्यादा कंसर्न नहीं है, उनको उनका रिलेशन स्थापित नहीं कर पाते हैं। और जब तक रिलेशन स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक चीजें फायदे की नहीं होंगी, तब तक लोग नहीं करेंगे, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो दूसरा कोई प्रोडक्शन हो। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस तभी करता है जब उसको कुछ प्रॉफिट मिलता है। तो खेती और पशुपालन एक ऐसा वो है, ऐसा प्रोफेशन हो गया है जिसको लोग अपना नहीं रहे, छोड़ रहे हैं, जिसके पीछे कारण ये है जिसको समझने की कोशिश, क्योंकि उसके पीछे लॉस है। और लॉस इसलिए है कि आम आदमी उस चीज को, किसान जो है वो इतना सीधा है, उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं जब हर साल उसका जो प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है, उसको वो देखता है, सिर्फ ये नहीं देखता कि उसकी इनपुट कितने हैं, उनके इनपुट में कितनी वृद्धि हुई है। जब उनको ये बात बताते हैं जाके तब तो, इसलिए लोग इसको छोड़ इसलिए रहे, लेकिन उनको भी भान नहीं है अभी तक। सिर्फ इतना भान है कि हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान क्यों हो रहा है पूछते हैं तो बता नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ, क्योंकि मैंने इस पे किताब भी लिखी है, मैंने ट्राइबल एरिया का जो डेवलपमेंट है उस पे मैंने प्रेजेंट स्टेजर फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे बहुत वाइडली सर्वे किया, गांव-गांव गए हम लोग, डांग एरिया में भी गए हैं और ट्राइबल एरिया में भी गए। तो हमने देखा है उसमें जाके कि लोगों का जीवन स्तर इसलिए नहीं सुधर रहा है। अब कुछ समय से ऐसा है कि सरकारों का थोड़ा बहुत इनपुट बढ़ने लगा है, ग्रामीण विकास पे फोकस होने लगा है, वहाँ सुविधाएं बढ़ने लगी हैं,
सुविधाएं बढ़ने से आपकी मार्केटिंग के चैनल्स खुलने लगे हैं। तो इसलिए अब थोड़ी प्रोग्रेस की है, लेकिन अब इसको और भी वैज्ञानिक विधि से करने की आवश्यकता है। इसको, इसका कोरिलेशन है उसको बैठाने की आवश्यकता है, तब जाकर के आज, चूंकि हम जब तक गांव और किसान और खेती इसका जब तक विकास नहीं करेंगे तब तक हमारे देश को विकसित देश, विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा सकते हैं, मार्केटिंग बढ़ाएं, या इसमें नेटवर्किंग में आ जाएं, या फिर हम सोशल मीडिया के थ्रू आ जाएं, तो उससे, क्योंकि हमारा देश आज भी गांव में बसता है, खेती में और पशुपालन में हमारे 70% लोग आबादी जो है वो लगी हुई है। और आपका दिल भी गांव में बसता है। मेरा दिल तो गांव में बसता है, मैं तो पूरी तरह से हूँ। पर मैं छात्रों को भी यहाँ ये कहना चाहूंगा, ये तो मेरी सरकार को सलाह है, छात्रों को, जो यूथ है उसको मेरी ये सलाह है कि अब आपका जो, हमारी जो सरकार है उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। अभी हमारी नई शिक्षा नीति आई है NEP 2020, उसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं। उन बदलावों को आवश्यकता है उनको एक्सेप्ट करने की। बदलाव क्या किए हैं? बड़े बड़े बदलाव ये किए हैं कि पहले हमारे विद्यार्थी जब एडमिशन लेते थे तो मान लो किसी परिस्थिति बस किसी ने एडमिशन लिया और उसका 1 साल पढ़ लिया, और 1 साल पढ़ने के बाद में उनके घर में कोई ऐसी परिस्थिति हुई, कोई कारणवश वो पढ़ाई छोड़ दी, तो उनका 1 साल वो खराब हो जाता था। अब नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है। आप अगर 1 साल पढ़े हो तो आपको 1 साल का डिप्लोमा मिलेगा, अगर आप 2 साल पढ़े हो तो 2 साल का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 साल पढ़े हो तो 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, 2 साल पढ़े हो तो 2 साल का डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल अगर आप पढ़ाई की है तीनों साल तो ग्रेजुएशन मिलेगा। इसके अलावा आप छोड़ करके चले 2 साल बाद में आपको लगा कि अब मैं वापस पढ़ सकता हूँ, तो वापस आकर के वहीं आके ज्वाइन कर सकते हो। ये आप उसमें बड़ा बदलाव किए। दूसरा, हमने इसमें बहुत बड़ी एक्सरसाइज करके ये है कि आप अपनी लोकल भाषा में पढ़ाई कर सकते हो, आप अंग्रेजी भाषा में भी कर सकते हो, उसके साथ साथ आपकी जो अपनी भाषा है उसमें पढ़ाई शुरू कर सकते हो। विश्वविद्यालयों ने, स्कूलों ने, कॉलेजों ने इसको अभी मान्यता देना शुरू किया है, इस पे काम शुरू हो गया है। तो विद्यार्थियों से और मेरा ये कहना है कि आप कम से कम एक कोर्स कोई ऐसा पढ़ें जो आपका स्किल्ड बेस हो। स्किल्ड बेस से मेरा मतलब ये है कि आपको कुछ न कुछ काम आना चाहिए। हम पूरी दुनिया में इसलिए पीछे हैं कि हमारे जो व्यक्ति हैं, हमारे पास स्किल्स नहीं है, और स्किल हैं भी तो उसको यूज नहीं करते हैं। आज किसी भी विद्यार्थी से पूछो तो उससे पूछो तो वो कहता है कि ITI किया है मैंने। अब ITI का सर्टिफिकेट कोर्स किया है उसने, वो अपना एक सर्टिफिकेट लेकर के घूमता रहता है, लेकिन जब उसको ये कहते हैं कि आपने ITI इलेक्ट्रीशियन का किया है तो आप आकर के इलेक्ट्रीशियन का काम करो, तो उसको काम नहीं आता है। तो ये क्या, मानसिकता बदलनी पड़ेगी, हमें काम आना चाहिए। हमारे पास आज बहुत सारा काम है, क्योंकि हम पूरे विश्व में आज हम चर्चा में इसलिए हैं कि हमारे पास यूथ है। आज हम पूरे विश्व के सबसे यंग कंट्री है, तो इसको हमने, अगर हमने इसको एक्सप्लोर नहीं किया, इसको, ये जो हमारा जो जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे देश की जो खूबी है, इसको हमने अगर अभी इस समय यूज नहीं किया तो आने वाले 10 साल बाद में हमारा देश बुढ़ापे की तरफ चला जाएगा, पीछे चला। मान लो आज जो व्यक्ति हमारा 25 साल का युवा है वो 10 साल बाद में 35 साल का हो जाएगा, तो 40 साल बाद में उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो चूंकि अभी हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रही है, जनसंख्या पे कंट्रोल है। अब लोगों की जो है एजुकेशन होने के बाद में जनसंख्या वृद्धि इतनी तेज गति से नहीं हो रही थी, इसका मतलब जनसंख्या पे कंट्रोल है। तो इस समय जो यूथ है, जब वो बुढ़ापे की तरफ जाएगा तो हमारा देश में स्थितियां खराब होंगी और ज्यादा। तो अगर हमने अभी से इस पे ध्यान नहीं दिया, हमारी सरकारों ने नहीं दिया, हमारे विद्यार्थियों ने नहीं दिया, हमारे युवाओं ने ध्यान नहीं दिया, और उनको कोई काम नहीं मिला, इसलिए किसी भी हालत में सरकार को मेरा ये है कि कोई भी एक भी व्यक्ति बिना काम के नहीं रहना चाहिए, उसको कोई न कोई करने के लिए काम मिले। और छात्रों को और युवाओं को, यूथ को, मेरा ये सरकार, बीजेपी या कांग्रेस, कोई भी सरकार हो, बीजेपी कांग्रेस का या कोई वो नहीं, मेरा ये मानना है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, बनती रहती हैं, पार्टियां का कोई विशेष नहीं है, पर लोकतंत्र में जो सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी होती है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते, उनको सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। नहीं, अभी आपने कुछ चीजें बोली कि हमने ये करवाया, तो मीन्स कि हमने ये चीजें करवाई, इसका मतलब बीजेपी ने करवाई या कांग्रेस ने करवाई? हमने करवाया, जिसका मीन्स है कि NEP 2020 केंद्र की सरकार लाई है, और उसकी जो, जब NEP 2020 आई उसमें हम लोगों की भागीदारी है। जो प्रोफेसर्स को हम लोगों को पूछा था सरकार ने, बहुत लंबी एक्सरसाइज हुई इससे, हमारे उसमें विचार लिए गए, हमसे बार बार इंटरेक्शन किया गया, तो इसलिए मेरा उससे कंसर्न ये था कि क्योंकि केंद्र की सरकार लाई है, शिक्षा नीति नहीं लाई है जो, तो उससे कंसर्न मेरा ये था। पर सरकारें कोई भी हो, किसी भी सरकार हो, सरकार को गांव का विकास करना पड़ेगा, खेती बाड़ी में इनपुट देना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो हाथ हैं उनको काम देना पड़ेगा। अब हाथ को काम कौन देगा, कैसे दे सकता है?
वो जो दे बिल्कुल। सकते हैं उनमें हम लोग बता नहीं, सकते हैं, वो लीडर्स सरकारों को का हम काम बता है। सकते हैं हाँ, बिल्कुल। कि कैसे दिया जा सकता है। हाँ, नहीं, उसमें बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं एक छोटा-सा पर्सनल क्वेश्चन करूँगा, थोड़ा-सा ट्रिकी सा, कि जब आपने बोला कि अरुण जेटली जी और सबका, बट मेनका गांधी जी से मिलके आपको कैसा लगा? मेनका गांधी जी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेनका गांधी जी उस समय जब मैं उनसे मिलने गया, भैरव सिंह जी ने हमारा रेफरेंस दिया था, उनको फ़ोन किया तो वो मिलने के लिए राज़ी हो गई और हम उनके घर पे गए थे। मिलने गए, मेरे साथी डॉक्टर जीरवाल हैं एक वहाँ बीकानेर में, जी, मेरे सुरेश जी मित्र हैं। जीरवाल जानता हूँ उनको। तो वो भी थे साथ में, और भी आप भी थे साथ में, कुछ लोग साथ थे, चौबेलाल जी थे शायद साथ में। तो हम लोग वहाँ मिलने गए, उन्होंने टाइम दिया, उनके घर पे गए तो बहुत सारे तो देसी जो स्ट्रीट डॉग हैं, कुत्ते पालती हैं वो। आज मुझे नहीं पता उनके घर में क्या स्थिति है, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ 99 की जी, आज से 24-25 साल पहले की। उनके घर में बहुत सारे मतलब 10-15-20 तो डॉग हो गए। और वो डॉग उनको जिस बेडरूम में हमें बैठा है उस रूम में वो सोफे पे वो भी बैठे हुए थे, हम भी साथ बैठे हुए थे, डर भी रहे थे बहुत सारे। हम लोगों को डर लग रहा था कि भाई ये डॉग्स क्या, तो इसलिए वो बहुत एनिमल लवर तो हैं, पेट लवर हैं बहुत अच्छी। उन दिनों उनसे मुलाकात हुई, उनसे मिले, उनको हमने निवेदन किया कि हम वहाँ से बीकानेर से आए और आपको भैरव सिंह जी ने आपको रेफर किया, तो इसलिए हम किसी छात्र एक्टिविटी में, वहाँ स्टूडेंट यूनियन की एक्टिविटीज होती रहती थी, हमारे एनुअल फंक्शन है, दूसरी एक्टिविटी, कभी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी रहती, कोई न कोई एक्टिविटी रहती, और मेरा ये मानना था कि उसमें किसी न किसी लीडर को बुलाया जाए। तो उनको किसी कल्चरल एक्टिविटी में हम लोग इन्वाइट करने गए थे, तो उन्होंने उस समय मना कर दिया। उनका ये कहना था कि मैं स्टूडेंटों के जो कार्यक्रम में जाती हूँ तो हूटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। तो आज से 25 साल पहले की बात है, उन दिनों वो कम जाना पसंद करती होंगी, पर मुझे उस समय हमें ये कहा गया कि भाई मैं माफ़ी चाहूँगी, स्टूडेंटों के ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं कल्चरल एक्टिविटीज, और वो उनमें मैं पसंद नहीं की। तो मुझे एक ही बार मेरे को उनसे मिलने का मौका मिला, तो अगर वो आती और उसके बाद होता, तो इसके बाद मैं उनसे कभी पर्सनल उसके बाद दोबारा मिल नहीं पाया। पर उनसे मिलने का एक अच्छा मतलब मिल करके ठीक लगा कि वो कम से कम एनिमल लवर हैं, उनके घर में हाँ, वो हैं, वो सारे वगैरह हैं, अच्छा एक्सपोजर है। ये बात तो हो गई, बट एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसा अभी आपने बातों में बताया, मैं पहले आपको इस रूप में नहीं जानता था, तो अब मैं आपको पॉलिटिशियन भी बोल सकता हूँ तो आपके पॉलिटिक्स में आइडियल कौन है? मेरे पॉलिटिक्स में आइडियल जो हैं वो मतलब मैं आइडियली पॉलिटिक्स में मानता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी को जी। और उसके मैं 3 व्यक्तियों को विशेष तौर से, 3 व्यक्तियों का आज भी बहुत याद कर रहा हूँ उनको। उसमें आइडियल के रूप में जब मैं देखता हूँ तो उनको मैं देखता हूँ कि लीडरशिप में ऐसा लीडर होना चाहिए, उनसे बेहतर कोई नहीं। अटल बिहारी जी की, अटल बिहारी जी का मुझे लगा कि वो बहुत ही, उनका कोई कंपटीशन ही नहीं था और उनके जैसा कोई नहीं था, तो बहुत ही आइडियल थे। और जो श्रम जिसको कह सकते हैं, मतलब जो आप वर्क काम करना है राजनीति में, धुन जो है वो मैंने सीखा है डॉक्टर किरोड़ी लाल जी। उनसे, उनके बराबर मेहनत जो राजनीति में चाहिए, उनका हमें गाइड भी यही करते हैं। उन्होंने हमें यही सिखाया कि आपको राजनीति में अगर सक्सेस होना है, राजनीति रहना है, तो गांव में जाओ, वहाँ लोगों के बीच रहो, वहाँ रहो, लोगों के सुख दुख में शामिल हो, और आप घर में नहीं। और वो आज भी आप भी देखते हो, आज इस उम्र में भी डॉक्टर साहब को आप सब लोग हाँ, बिल्कुल। आज जितने सक्रिय हुए हैं जी, उनकी सक्रियता जो है वो बहुत लाजवाब है। आज भी वो कहीं भी किसी भी उनसे किसी का, मानव जाति का दुख उनसे देखा नहीं जाता जी। मानव का नहीं, मैं कह रहा हूँ उनसे, उनको किसी को दुखी नहीं देख सकते हो। जैसे उनको पता चलता है वो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं, चाहे किसी समाज का हो, किसी का व्यक्ति हो, उनको लगता है, उनको लोग मिलते हैं आके, कोई मालूम चलता है, नहीं भी मिलते हैं तो भी, तो वो एक तरह से राजनीति में ऐसे पर्याय हो गए हैं जो मेहनत के, हाँ, मेहनत कितनी की जानी चाहिए राजनीति में, उनका मुकाबला मैंने, मतलब उनके मुकाबले मैंने नहीं देखा। मैं वास्तव में उसमें तो बहुत ही ज्यादा, इसीलिए आज लोग भी, उनका यूथ भी, लोग भी आज उनके एक ही बुलावे पे देखो कितने लोग बिल्कुल आते हैं। और उन्होंने वो जो था, इंदिरा गांधी जी ने जो लगाया था, वो सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ, जिसके अंदर सभी लोगों को पकड़ा गया था ना, वो कौन सा काल था, इमरजेंसी लगाया था। तो उस वक्त भी उन्होंने काफी, बीकानेर के अंदर उनको पकड़ा गया था, और वो उन्होंने काफी फेस किया था। और जैसे कि आप भी उनके क्लोज हैं, जैसे कि मैं बीकानेर से हूँ, तो वो
हाँ, वो भी अच्छी छात्र बात जीवन है। से ही उन्होंने बहुत काम किया, राजनीति, उन्होंने हाँ। संघ में काम किया, वो संघ के तृतीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हैं, वो उनमें कूट कूट करके संघ के गुण भरे हुए हैं, वो आज भी उसी रीति नीति से चलते हैं। उन्होंने बहुत काम किया, उस समय भी किया। शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट उनकी जब तबीयत खराब थी तो आप उनके साथ में थे। वो तो वो मैं कह रहा हूँ ना, मेरा और उनसे बहुत शायद उन्होंने ज्यादा कभी किसी को लोगों को कभी नहीं बताया कि मेरी तबीयत खराब है या मुझे ये दिक्कत है। ये अच्छी उन्होंने बात बहुत, है वो उनकी। आज भी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। उनके स्ट्रगल के टाइम में हमने उन्हीं से सीखा है। कुछ समय जरूर हम लोग बीच में, उन्होंने वो दूसरी पार्टी बना ली थी, तब थोड़े समय के लिए हमारा थोड़ा सा इंटरेक्शन कम हो गया था, लेकिन वो कहीं भी रहे, जब भी हो, हम उनके लिए, मतलब उनके लिए जान हाजिर करने वाले लोग हैं, उनके अपने लोग हैं। और उनसे कोई राजनीति में उनसे सीखा है हमने सारा जो भी है, राजनीति में आगे बढ़ाने वाले। अब तीसरे कौन है? मैं आपको एक वाक्य और बड़ा बताना चाहूंगा जी। कि मेरा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था इतना। मुझे उस समय मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था छात्र संघ का, पर मुझे चूंकि मेरा आरपीएससी का एग्जाम था, मैं वहाँ कॉलेज में गया हुआ था, तो मुझे स्टूडेंट सबने मिलकर के कहा आपको चुनाव लड़ाएंगे। अब एक बार तो बोल दिया चुनाव लड़ाएंगे, और बाद में फिर वही टिकट की मारामारी होने लगी। तो वो बड़ी स्थिति ऐसी हो गई कि भैया एक तो नाम हो गया, खड़े हो गए, और बाद में टिकट का ऊंच नीच होने लगा। तो फिर उन्होंने आगे चल करके, उन्होंने खुद ने विद्यार्थी परिषद में यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का टिकट भी एमएलए के टिकट से कम नहीं होता है। विश्वविद्यालय में छात्र संघों के जो चुनाव यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा वो होता है। तो वहां भी उन्होंने उस समय आउटराइटली हेल्प किया। उन्होंने उस समय के हमारे संगठन मंत्री जी थे, उनको कहा, विद्यार्थी परिषद में कहा, जहां भी उनको था। पर मेरे ऊपर बड़े एहसान हो। मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे ऊपर उनके बहुत बड़े एहसान है। मुझे राजनीति की जो उंगली पकड़ के आगे बढ़ाया, उसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सर्वोपरि हैं, इसमें कोई बात नहीं है। मैं उनको हमेशा याद करता हूँ, उनके लिए हमेशा। बट दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ कि आप बोल रहे हैं जब ये यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर साहब के साथ में थे, डॉक्टर साहब की वजह से बने, बट उस वक्त हमने बड़ी मौज काटी इनके राज के अंदर। एज ए यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट होने के नाते जो एक मिलता है इनको, एक बंगलो या जो भी मिला हुआ था, तो हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। सो आप भी है ना, लाइफ के अंदर इतना ध्यान रखिए कि एक ना एक आपके पास में ऐसा इतना अच्छा होना चाहिए जो आपको हेल्प करे, और मेरे को हमेशा इन्होंने मदद करी है। नहीं, छात्र जीवन में ज्ञान जी आपको एक और बताऊंगा, मैं विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट रहा, तब मुझे क्लास 4 से लेके वाइस चांसलर तक जी। सब लोगों का मेरे साथ, क्योंकि मैंने कभी एक दो वाकया ऐसे हैं जब मैं कोई नाराज हुआ या मेरा किसी के साथ में, हाँ, वो अदरवाइज मैं कभी किसी से नाराज हुआ कभी नहीं। क्लास 4 से जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर के कुलपति तक जी, सारे लोगों से मेरे आज भी वही लाइव रिलेशन है। जितने लोग मिल गए थे वो आज भी मेरे से मिलते हैं, आज भी उनको कोई काम होता है तो फोन करते हैं, और उसी अधिकार के साथ करते हैं जी। और मैं उनके काम, वो भी मेरा मतलब उनके साथ ऐसा इंटरेक्शन है कि वो लोग रिटायर्ड हो गए। बहुत सारे क्लास 4 थे, बहुत सारे टीचर थे, बहुत उस समय के स्टूडेंट थे, वो थे सब लोग है ना जो उस समय के थे, और वो सब आज भी मुझे याद करते हैं। उनसे मेरा लाइव कनेक्शन आज भी सबसे मतलब हुआ है। तो इसलिए एक रिलेशन स्थापित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है छात्र राजनीति में। और वो लोग आज अच्छी अच्छी जगह हैं, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईएफएस ऑफिसर है, बच्चे जो स्टूडेंट थे उस समय के, देखिए, और सारे टीचर्स हैं, वो हैं, उनके बच्चे हैं, बाकी सब लोग हैं। तो उनसे आज तक सो फ्रेंड्स, इससे ज्यादा मैं सर से बात कर नहीं सकता हूँ। अब बात करने के लिए, कुछ हल्की फुल्की बातें करने के लिए, मैं मेरी को एंकर चंचल को ये सीट देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ हैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा जी, और मैं सबसे पहले तो डॉक्टर ज्ञान सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे जितने बड़े डॉक्टर से बात करने का मौका दिया। सर, जो वेटरनरी फील्ड है उसमें आज की जो यूथ है उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। वेटनरी फील्ड के बारे में बहुत सारे लोगों को, यूथ को भी मालूम नहीं है। इसके साथ साथ आम जनता को तो मालूम नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, इवन जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग नौकरी में हैं, सर्विस में, वो भी ज़्यादा नहीं जानते हैं। वेटनरी फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो मेडिकल फील्ड के पैरेलल है। वेटनरी डॉक्टर जो है वो चींटी से लेकर हाथी तक के बारे में सारी चीज़ें, चाहे उनकी एनाटॉमी हो, चाहे उसकी फिजियोलॉजी हो, चाहे उसकी माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी हो, चाहे उसकी पैथोलॉजी हो, चाहे उसकी मेडिसिन हो, चाहे उसकी सर्जरी हो, चाहे गायनिकोलॉजी हो, सारे सब्जेक्ट जो मेडिकल में पढ़ाए जाते हैं उससे कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा वेटनरी में पढ़ाए जाते हैं। और वेटनरी एजुकेशन जो है वो 5.5 साल का कोर्स है।
जैसा मेडिकल का है वैसे ही सेम कोर्स है, वही सारा, उसी में वही ब्रांचेज हैं सारी, उनमें पीजी होती है, सर्जरी में पीजी करनी है, गायनेकोलॉजी में पीजी करनी है, या मेडिसिन में पीजी करनी है, या और उसके बाद में आगे की हायर एजुकेशन करनी है या माइक्रोबायोलॉजी में करनी है, तो वही सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट है। इसलिए जो यूथ इसको सुन रहा हो, जो लोग मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, और उनको, उनके लिए ऑप्शन है ये कि आप चाहे वेटनरी डॉक्टर बने चाहे मेडिकल डॉक्टर बने। मेडिकल डॉक्टर होता है वो सिर्फ मनुष्यों के लिए चिकित्सा करता है, लेकिन वेटनरी डॉक्टर होता है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ चिकित्सा में जाए, उसके साथ साथ उसके पास और ऑप्शन है। वो रिसर्च में जा सकता है, वो एनसीसी में जा सकता है, वो आर्मी में जा सकता है, वो दूसरे कोर्स करके वो बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी खोल सकता है, वो पैथोलॉजिस्ट बन सकता है बहुत अच्छा, वो अच्छा फिजिशियन बन सकता है, वो अच्छा सर्जन बन सकता है। इवन आजकल तो सुपर स्पेशलाइजेशन होने लगा है, जिसमें ऑप्थेल्मोलॉजी, जैसे आंखों के डॉक्टर होते हैं, ईएनटी के डॉक्टर होते हैं, वैसे हमारे यहाँ अलग से सुपर स्पेशलाइजेशन होने लगा है। तो फील्ड जो यूथ है उसके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, और इस समय इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि कृषि में अभी सस्टेनेबिलिटी आ गई है, अब वहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन की गुंजाइश नहीं है। हमारी लैंड की जो फर्टिलिटी है वो इतनी उस लेवल पे आ गई कि अब ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने से फिर उनके क्वालिटी कमज़ोर होती चली जाती है। पशुपालन का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, एनिमल्स के जो प्रोडक्ट हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स की डिमांड फील्ड में बहुत बढ़ने लगी है। जो फूड बास्केट है, हम लोग जानते हैं सारे, जैसे जैसे हमारी वेल्थ बढ़ती है, वेल्थ बढ़ने से मतलब ये है कि जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है, वैसे वैसे उसके जो फूड बास्केट है, उसके जो खाने पीने का सामान है, उसका जो खर्चा है वो बढ़ता है। तो उसमें सबसे ज्यादा एनिमल प्रोडक्ट बढ़ते हैं। जैसे दूध है, मान लो कोई व्यक्ति अगर उसके सीमित साधन है, वो आधा किलो दूध लेता है, जैसे ही उसके पास आमदनी बढ़ती है वो 1 किलो दूध लेने लग जाता है, पनीर खाने लगता है, वो चीज खाने लगता है, वो नॉन वेज खाता है, वो एग खाता है, तो उसकी न्यूट्रिशनल जो है ना वो पूर्ति पूरी होती है। तो ये हमारा जो वेल्थ जैसे जैसे कंट्री की बढ़ रही है, वैसे वैसे पशुपालन का जो क्षेत्र है उसमें प्रोफेशनल लोगों की आवश्यकता है। इसलिए अब अभी हमारे यहाँ डिमांड है अच्छी। ये देखते हुए हमारी राजस्थान की सरकार ने, आप देखें अभी यहाँ राजस्थान में 12 वेटनरी कॉलेज सरकारी स्तर के, सरकार ने 12 वेटनरी कॉलेजेस खोले हैं, 8 कॉलेजेस प्राइवेट है, तो 20 कॉलेजेस किसी स्टेट में होना, पहले एक स्टेट में एक एक कॉलेज, कई स्टेट ऐसे हैं जिनमें एक भी कॉलेज नहीं है। इसलिए इस फील्ड में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। पूरा विश्व एक गांव की तरह है, पूरा विलेज, सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, देश जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। सर, आप जो ये लाइफ है आपकी, मतलब आपने जिस तरह से, आपको इतनी बिजी, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के लिए निकाल पाते हैं? हाँ, बिल्कुल निकालते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने लाइफ में बैलेंस बना कर रखने की कोशिश करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार, जैसे इन दिनों चुनावी माहौल है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत भागा दौड़ी रहती है, कभी बाहर चले गए, कभी यहाँ आए, कभी वहाँ गए। फिर भी कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल करके परिवार के साथ भी, क्योंकि वो भी हमारी जिम्मेदारी है। वो परिवार भी, जब तक आप परिवार को समय नहीं दे सकते तब तक परिवार को पूरा समय दिया जाता है। कोशिश करता हूँ। सर, थोड़ा सा समय निकाल के आपने कभी अपनी फैमिली के साथ लास्ट टाइम थिएटर में मूवी कब देखी थी? क्या आप बता सकते हैं कि कब देखी थी आपने मूवी? हाँ, बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है कि मैंने लगभग 1 महीने पहले, अभी कुछ ही दिन पहले, आइडिया है कि थिएटर में मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी के साथ मूवी देखी थी। मूवी भी शायद जवान मूवी, ऐसा कुछ नाम था। शाहरुख खान की मूवी थी, वो देखी थी। तो मूवी भी देखते हैं। दैट्स ग्रेट सर, जब तो आप अपनी फैमिली के लिए बहुत टाइम निकाल पाते होंगे। कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा समय। सर, आप इतना टाइम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, जिस तरह से कहा जाता है कि गृहिणी किचन में वर्क करती है, तो सर आप कभी किचन में गए हो? हाँ, बिल्कुल, मैं किचन में गया हूँ, और मैं कुछ बनाया तो होगा ही आपने सर? आपको बताना चाहूंगा कि मैं जो स्टूडेंट लाइफ में भी, मैं जब हॉस्टल में मैस चलता था ना, तो मैंने कुछ समय मैस भी चलाया है। मैस में हमारे कोऑपरेटिव सिस्टम से मैस चलाने का मौका मिलता था, तो मुझे लगता है कि 1 साल मैंने वहाँ मैस भी हैंडल किया, तो वहाँ से भी एक्सपीरियंस है। फिर स्टूडेंट लाइफ में बाहर रहना पड़ता था, हम अपना खाना भी खुद, कई बार बाहर रूम पे रहते थे, हॉस्टल में नहीं रहते थे, तो भी खाना बनाते थे। और आज भी कभी कभार जब मौका मिलता है तब घरेलू काम में हाथ बटाना होता है। कई बार चाय बनाने की तो मौका मिल ही जाता है। इसके साथ साथ और भी दूसरे कामों में भी, पर मुझे कोई झिझक नहीं है।
मैं घर के कामों में सिर्फ किचन के ही नहीं, मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे घर के बाहर है ना जो कचरा होता है, तो मैं वेट नहीं करता कि आने वाली सफाई वाली कब आएगी, क्या करेगी। मैं सुबह जब जगता हूँ, उठता हूँ, तो मैं झाड़ू उठाया और मैं उसको साफ भी कर देता हूँ। मुझे कोई एजिटेशन, मैं अपनी गाड़ी खुद साफ कर लेता हूँ, घर के कामों में हाथ बटा सकता हूँ। मैं किसी भी काम को छोटा काम नहीं मानता हूँ। आज भी मैं गांव में जाता हूँ तो खेती बाड़ी के काम से लेकर ट्रैक्टर चलाने से लेकर के उन कामों में भी हाथ बटाता हूँ। यहाँ जब रहता हूँ तब भी मैं गाड़ी ड्राइव खुद कर लेता हूँ, मैं अपनी गाड़ी खुद ले जाता हूँ, ड्राइवर नहीं होता है तो साफ भी खुद कर सकता हूँ, कर लेता हूँ कई बार। और भी सारे काम जो है, और किचन के कामों में भी ज्यादा रेसिपी तो मुझे नहीं आती है लेकिन कुछ चाय वगैरह कुछ तो मैं हेल्प कर ही लेता हूँ, कभी कभार बना लेता हूँ। आपको मतलब बहुत अच्छा है जी। मैंने सर ने बताया कि वो सफाई से लेकर किचन तक हेल्प करवाते हैं और अपनी पूरी फैमिली के साथ, फैमिली के लिए भी टाइम निकालते हैं। और अभी इन्होंने लेटेस्ट मूवी जो देखी है वो जवान देखी, और कुछ ही महीने पहले, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ में फैमिली के लिए टाइम निकाल पाना और हेल्प करना किचन में, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं सर से अलविदा लेती हूँ यहीं पर। फ्रेंड्स, आप थे डॉक्टर धर्म सिंह मीणा। शुक्रिया अदा करता हूँ इनका कि इन्होंने थोड़ा सा समय इतने बिजी समय में अपना निकाल के दिया। और शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आप हमें वॉच कर रहे हैं। प्लीज़ हमें सब मोटिवेट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यूज़ करें, सहयोग करें, जिससे कि हमारी ताकत बढ़ती रहे। और मैं हूँ होस्ट आपका दोस्त ज्ञान। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ में।